नमस्कार, मैं हूं प्रशांत द्विवेदी। सेवन का संवाद कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ में आज लखनऊ की जानी मानी डॉक्टर आंचल गर्ग मौजूद है, जिनसे खास बातचीत करेंगे। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम संवाद में। मैम, पहला सवाल मैं ये समझना चाहता हूँ आपसे कि आप एक लखनऊ की जानी मानी डॉक्टर हैं और रायबरेली में आप बैठना शुरू करेंगे। इसके पीछे क्या विचारधारा, आपकी क्या सोच है कि उतने बड़े महानगर से आप रायबरेली आई हैं? क्या सोच है इसके पीछे? देखिए, बांझपन की जो समस्या है वो बढ़ती जा रही है पूरे विश्व में, और कोशिश हमारी यही है कि जो भी आधुनिक तकनीकें हैं वो हर किसी तक पहुंच सके। कई लोग हैं जो यहाँ पे रहते हैं जो कई साल तक इलाज नहीं करवा पाए क्योंकि वो लखनऊ नहीं आ पाते। तो हमारी कोशिश यही है कि वो लोग भी अपना इलाज करवा पाएँ, और यहाँ पे इसीलिए हम लोग ने निःशुल्क कैंप से एक पहल की है, जिससे वो लोग आकर अपनी समस्या जो है वो शेयर कर सकें और उनका इलाज जो भी संभव है वो उनको हम बता सकें, जिससे वो एक निर्णय ले सकें और संतान सुख का की प्राप्ति कर सकें। अच्छा मैम, अगर देखा जाए तो बांझपन के बारे में आपने बताया, क्या होता क्या है ये? महिलाओं को मतलब बहुत पहले से सुनाई पड़ता चला आ रहा है, क्या होता है इसके बारे में बताइए थोड़ा सा। देखिए, बांझपन में हम उन महिलाओं को रखते हैं, उन दंपति को रखते हैं जिनमें जैसे महिला की जो उम्र है वो 35 साल के नीचे है। तो अगर 1 साल तक उन्होंने कोशिश की है और संतान विहीन है तो उनको हम फिर बांझपन की उसमें रखते हैं। अगर महिला की उम्र 35 साल के ऊपर है तो फिर 6 महीने कोशिश करने के बाद ही उन्हें डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए, क्योंकि 35 साल के ऊपर अंडों की जो संख्या है वो धीरे धीरे तेजी से बढ़ने लगती है। 35 साल के ऊपर जो अंडों की संख्या है वो धीरे धीरे कम होने लगती है। इसलिए कोशिश यही रहती है कि उनको हम एनकरेज करें, प्रोत्साहित करें कि वो जल्द से जल्द अपना इलाज कराएं। मैम देखिए, समाज में अगर देखा जाए तो पुरुषों के प्रति मतलब एक धारणा बन गई थी। अगर रूढ़िवाद की बात करें, पहले की बात करें हम, तो लोग कहते थे कि भाई जैसे इस तरह की समस्याएं होती थी तो सीधे महिलाओं के ऊपर दोषारोपण हो जाता था। आप भी एक महिला हैं, सामाजिक भी हैं, आप बहुत सारे आपके पास में ऐसे पेशेंट आते होंगे, गाँव देहात से आते होंगे, तो कितना जागरूक होने की आवश्यकता है इस बात को लेकर? देखिए, बहुत ज़्यादा इसमें जागरूक होने की आवश्यकता है, क्योंकि सिर्फ महिलाएं ही बांझपन के लिए जिम्मेदार नहीं है। तो हमारी सोसाइटी में अभी भी महिलाओं को जिम्मेदार इसके लिए ठहराया जाता है और एक तरह से उन्हें सोशल आउटकास्ट भी कर दिया जाता है। तो ये चीज़ अब है, कुछ फैमिलीज़, कुछ पुरुष हैं, जैसे कुछ पेशेंट्स आते हैं हमारे पास, तो वो भी काफ़ी जागरूक हैं क्योंकि उन्हें पता है कि पुरुष भी इस चीज़ के लिए जिम्मेदार हो सकते हैं। देखिए, 40% जो केसेस होते हैं उनमें महिलाओं में कारण होते हैं, 40% में पुरुषों में कारण होते हैं, 10% में दोनों में कारण हो सकते हैं और समस्याएं हो सकती हैं, और 10% में जो समस्या है उसका कारण पता नहीं चलता, क्योंकि जो टेस्ट होते हैं दोनों के वो सब नॉर्मल आते हैं, तो वो अनएक्सप्लेन कॉजेज़ होते हैं, तो उनका इलाज भी संभव है। लेकिन हाँ, अब सोसाइटी में थोड़ी जागरूकता लाने की ज़रूरत है, और कुछ लोग हैं जो इस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं, मानते हैं और पूरी तरह से ट्रीटमेंट में सहायक हैं। हस्बैंड्स पूरी तरह से सपोर्ट करते हैं, जो दवाइयाँ लिखी जाती हैं वो लेते हैं। तो जागरूकता धीरे धीरे बढ़ रही है, लेकिन अभी भी काफ़ी हद तक हमें कोशिश अपनी जारी रखनी चाहिए। अच्छा मैम, अगर देखा जाए तो इनफर्टिलिटी एक बहुत बड़ी समस्या इस समय, अगर आप देखिए मेट्रोज है, गांव में हर जगह पे सामने नज़र आ रही है, तो इसके पीछे क्या ये जो लाइफ स्टाइल चेंज होता जा रहा है ये है कि कुछ और है? एक आप सफल डॉक्टर के तौर पे हैं, ये भी समस्याएं आपके सामने आती होंगी, तो क्या लगता है? देखिए, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखिए, जीवन शैली जो है उसका बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है अंडों की और शुक्राणु की गुणवत्ता पे। जैसे कई लोग हैं जो अल्कोहल का सेवन करते हैं और तम्बाकू लेते हैं, ठीक है, धूम्रपान करते हैं, तो इन सब चीज़ों का जो गलत असर है वो गुणवत्ता पे पड़ता है, शुक्राणु की और अंडों की। कई लोग हैं जो बॉडी बिल्डिंग के लिए एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स लेते हैं, तो ये सब जो जीवन शैली का जो हिस्सा बन चुके हैं ये हानिकारक हैं शरीर के लिए भी और अंडों और शुक्राणु के लिए भी। तो इन सब से जो बांझपन की समस्या है वो बढ़ती जा रही है। पेशेंट जब भी आते हैं तो उनसे हम इस जीवन शैली के बारे में भी प्रश्न पूछते हैं, उनकी हिस्ट्री लेते हैं और उन्हें बताते हैं इस चीज़ के बारे में, क्योंकि कई बार उन्हें इस चीज़ की अवेयरनेस नहीं होती। तो जब उन्हें बताते हैं तो इस चीज़ को वो कम करने की कोशिश करते हैं और कई लोग जो है उसको बंद भी करते हैं, तब उन्हें फ़ायदा होता है। अच्छा, देखा जाए तो
10 सालों में काफ़ी कुछ बदलाव आए हैं। जी। जैसे बहुत सारी समस्याएं, पहले निसंतान दंपति जो होता था वो कहीं ना कहीं परेशान रहता था। जी। अभी बहुत सारी चीज़ें बढ़ गई, कुछ पद्धतियां नहीं आई हैं इस समय। जी। क्या है उनके बारे में विस्तार से थोड़ा बताइए हमारे व्यूअर्स को आप। देखिए, जैसे जैसे बांझपन की समस्या बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे जो आधुनिक तकनीकें भी, साइंस की मदद से हम उन लोगों की मदद अब कर सकते हैं, क्योंकि आधुनिक तकनीकें ऐसी आ गई हैं। जैसे कि शुरू में हम सिर्फ दवाइयाँ जो है वो दे सकते थे, उसके बाद IUI की पद्धति आई, यानी कि इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन। अब जो है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन यानी कि IVF, जिसको आप टेस्ट ट्यूब बेबी के नाम से जानते हैं, वो भी अब पॉसिबल है। तो जैसे कई बार जो दंपति आते हैं उनकी हम पहले हिस्ट्री लेते हैं और एग्जामिनेशन करते हैं। जो महिला हैं उनकी हम सोनोग्राफी करके देखते हैं कि उनके अंडकोश में या उनके गर्भाशय में कोई दिक्कत तो नहीं है, अंडकोश में सिस्ट तो नहीं है, या कोई ट्यूमर तो नहीं है, जो गर्भाशय है उसमें कोई रसौली अगर है तो वो कितनी बड़ी है, जो अंदर की परत है जहाँ बच्चे को पनपना है उससे कितनी दूरी पर है, और जो अंदर की परत है वो पतली है कि सही है, ये सब देखा जाता है। उसके बाद उनकी ट्यूब की जांच होती है कि ट्यूब खुली है कि बंद है, क्योंकि जो IUI है, इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन जो है वो तभी संभव है अगर ट्यूब खुली है। अगर ट्यूब बंद है तो हमारे पास जो विकल्प है वो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन का रह जाता है। ये सब जांचें देखने के बाद जो पुरुष है उनकी जांचें की जाती हैं, जैसे उनके शुक्राणु की जांच की जाती है, जिसमें देखा जाता है कि शुक्राणु की जो है संख्या कितनी है, जो कि उनकी गुणवत्ता बताता है, और शुक्राणु की जो बनावट है वो देखी जाती है, उनके आगे बढ़ने की क्षमता, जो गतिशीलता है वो देखी जाती है। ये सब चीज़ें, ये सब मापदंड देखने के बाद एक नतीजे पे पहुंचते हैं कि हमें उनके लिए क्या इलाज करना चाहिए, जिससे उन्हें जल्द से जल्द फ़ायदा हो और संतान सुख मिल सके। तो कुछ लोग हैं, जैसे कुछ महिलाएं हैं, उनमें अगर हार्मोनल प्रॉब्लम है, अगर उनके थायराइड बढ़े हैं, प्रोलैक्टिन बढ़ा है, तो हम इस तरह की टैबलेट्स दे सकते हैं, दवाइयाँ दे सकते हैं, जिससे उनका ये जो थायराइड है और प्रोलैक्टिन है ये नॉर्मल स्तर पे आ जाए। उसके माध्यम से ही वो कंसीव कर लेते हैं। अगर उनके थायराइड प्रोलैक्टिन सब ठीक है, तब हम जो है दूसरी चीज़ देखते हैं, जैसे कि उनके अंडे बन रहे हैं कि नहीं अंडकोश में। अगर उनके अंडे नहीं बन रहे हैं तो अंडा बनने वाली उनको दवाइयाँ दी जाती हैं, और कुछ हो सकता है इंजेक्शन की भी उन्हें ज़रूरत पड़ सकती है। जब अंडे बनने लगते हैं तब उन्हें एक अंडा फूटने वाला इंजेक्शन दिया जाता है, और जो कि अंडा फूटने में मदद करता है, और इस तरह से वो कंसीव कर पाते हैं। अगर उससे भी ये नेचुरल तरीके से भी नहीं कंसीव कर पाते हैं, इन दवाइयों के माध्यम से भी नहीं कंसीव कर पाते, तब फिर उनको IUI सजेस्ट किया जाता है। IUI यानी कि इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन। इसमें हम क्या करते हैं कि जो महिला हैं उनके पीरियड के दूसरे या तीसरे दिन से हम उनकी टैबलेट्स शुरू करते हैं, और टैबलेट्स शुरू करने के साथ साथ उनकी फॉलिकुलर मॉनिटरिंग सोनोग्राफी की मदद से की जाती है। इसमें जब जो अंडा है वो एक पर्टिकुलर साइज तक पहुंचता है, तब हम अंडा फूटने वाला इंजेक्शन देते हैं, और उसके 36 घंटे के बाद IUI किया जाता है। IUI में जो पति हैं उनके शुक्राणु को मीडिया के साथ प्रिपेयर किया जाता है और बच्चेदानी के अंदर डाला जाता है। देखिए, नॉर्मल जो एक मासिक चक्र होता है उसमें जो अंडा है, वो जो फॉलिकल है वो फॉलिकल बढ़ता है, उसके अंदर अंडा होता है वो माइक्रोस्कोपिक होता है, तो वो हम ऐसे नहीं देख सकते, ना हम अल्ट्रासाउंड पे देख सकते हैं, वो सिर्फ एक हम माइक्रोस्कोप से ही देख सकते हैं। तो वो जो अंडा है, जब वो फॉलिकल बन जाता है तब वो फूटता है, और वो अंडा बाहर उसके निकलता है। उसको जो ट्यूब है वो अपने अंदर समाती है, और ट्यूब के अंदर ही शुक्राणु और अंडा मिलते हैं, फर्टिलाइजेशन होता है, उससे जो भ्रूण बनता है वो फिर बच्चेदानी में आता है, वहीं चिपकता है अंदर की परत पे, और वहीं पे आगे पनपता है। तो अगर इनमें से कहीं पे भी रुकावट आ रही होती है तो उस चीज़ का इलाज किया जाता है। जैसे मान लीजिए अगर बच्चेदानी में कोई दिक्कत है तो उसमें हम हिस्ट्रोस्कोपी या लैप्रोस्कोपी हम करके देख सकते हैं। हिस्ट्रोस्कोपी में हम दूरबीन डालते हैं बच्चेदानी के अंदर, और उसमें अगर कोई जो अंदर परत है उसमें पर्दे हैं या कोई दिक्कत है या रसौली है तो उसको उसी सेटिंग में ठीक भी कर दिया जाता है।
लैप्रोस्कोपी की मदद से हम बच्चेदानी की कुछ रसौली हैं जो बाहर की तरफ होती हैं उनको ठीक कर सकते हैं, और जो ट्यूब की तरफ अगर पर्दे बने हुए हैं या कोई और दिक्कत है, कोई एंडोमेट्रियोसिस की कुछ स्टेजेस हैं, उनको हम उससे ठीक कर सकते हैं। या सिस्ट अगर है ओवरी में तो उसको भी हम लैप्रोस्कोपी की मदद से ठीक कर सकते हैं। ये सब देखने के बाद अगर जो है महिला में कोई और दिक्कत है तो फिर उसको जैसे हमने बताया दवाइयों से और IUI से हम दूर कर सकते हैं, तो उससे फिर कंसीव करने की संभावना बढ़ जाती है। अगर उनकी ट्यूब बंद है, जैसे कुछ केसेस में हम लैप्रोस्कोपी से ट्यूब्स नहीं खोल सकते, तो अगर उनकी ट्यूब बंद रहती है और आगे खुलने की संभावना नहीं रहती है, अगर जो पति के शुक्राणु हैं वो बहुत ही कम हैं, तो उनको फिर हम टेस्ट ट्यूब बेबी यानी कि IVF इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के लिए ही हम सजेस्ट करते हैं। IVF की प्रक्रिया जो है वो भी बहुत सिंपल है। इसमें हम पीरियड के दूसरे दिन से उनके महिला के इंजेक्शंस शुरू करते हैं, जो कि हम 9 से 10 दिन, कई बार हम 11 दिन तक भी देने पड़ते हैं, और बीच में हम फॉलिकुलर मॉनिटरिंग करके देखते रहते हैं कि अंडकोश में अंडे कैसे बढ़ रहे हैं। जब वो अंडे एक पर्टिकुलर साइज़ तक पहुंच जाते हैं तब एक अंडा फूटने वाला इंजेक्शन दिया जाता है, और उसके 36 घंटे के बाद एक प्रोसीजर होता है जिसको हम एग रिट्रीवल प्रोसीजर कहते हैं। इस एग रिट्रीवल प्रोसीजर में महिला को बेहोश किया जाता है और नीचे से सुई डालकर दोनों तरफ के अंडकोश में जो अंडे बने होते हैं उन्हें निकाला जाता है और लैब में एम्ब्रियोलॉजिस्ट को दिया जाता है। इन अंडों में वो पुरुष जो उनके पति हैं उनके शुक्राणु डाले जाते हैं और भ्रूण बनाने की जो प्रक्रिया है वो शुरू की जाती है। जो भ्रूण बनते हैं उनको 3 से 5 दिन तक लैब में फॉलो किया जाता है, और जब जो भ्रूण है उनकी क्वालिटी देखते हुए जो सही भ्रूण है जिनसे प्रेगनेंसी पॉसिबल है, संभव है, उनको फिर गर्भाशय में प्रत्यारोपित किया जाता है 3रे या 5वें दिन। और इसके डालने के बाद फिर उनको महिला को 15 दिन के बाद बुलाया जाता है और बीटा HCG टेस्ट किया जाता है, और फिर देखते हैं हम कि IVF सफल हुआ है कि नहीं। अच्छा मैम, ये बताइए मुझे कि कितना खर्च आता है करीबी, जो जिसके बारे में आप बता रही हैं, इसमें एक आम आदमी साधारण भाषा में समझना चाहता है कि भाई जी, पैसे की बात सबसे पहले आती है जी। तो कितना खर्च आता है इसमें सब? देखिए IUI का जो प्रोसीजर है वो 10 से 12 हज़ार में संभव है, लेकिन जो टेस्ट ट्यूब बेबी है क्योंकि उसमें बहुत महंगे इंजेक्शन और महंगी दवाइयाँ लगती हैं, इसलिए जो उसकी कॉस्ट है वो 1 लाख से 1.5 लाख तक आ सकती है। अगर हम दूसरे महिला के अंडे ले रहे हैं जिसको हम डोनर एग IVF कहते हैं, तो उसमें जो 2 लाख तक भी इसका खर्च जा सकता है। अच्छा, कुछ ऐसी भी संभावनाएं होती कि इतना कुछ करने के बाद जी, कोई ऐसी समस्या आ गई जी, कि जो भी प्रयोग हो रहे हैं वो संभव नहीं हो पाए, ऐसा कुछ होता है? कुछ चांसेस हैं इसमें क्या? जी। कितना % है, कुछ बताइए। जी, देखिए IUI की जो सफलता दर है वो 10 से 15% ही है, और इसमें जो है इसकी सफलता हम कुछ हद तक बढ़ा सकते हैं। हम 15 से 20% कर सकते हैं। कुछ दवाइयाँ ऐसी हैं, कुछ इंजेक्शन ऐसे हैं, ऐसे इस्तेमाल करके 3 से 4 बार IUI कोशिश करने के बाद भी अगर सफलता नहीं मिलती है तो फिर उन दंपति को IVF सजेस्ट किया जाता है, क्योंकि IVF में कई चीज़ें हमारे कंट्रोल में होती हैं। लैब में सब देखा जाता है कि भ्रूण कैसे बन रहे हैं, जो बेस्ट जो उनमें भ्रूण होते हैं वही गर्भाशय में प्रत्यारोपित किए जाते हैं। तो ये सब करते हुए जो IVF की सक्सेस रेट है वो 50 से 60% तक हो जाती है। लेकिन IVF में भी देखिए एक होता है, दोनों चीज़ें बिल्कुल सही होना और उनमें तालमेल होना ज़रूरी है। एक है जो भ्रूण है और दूसरा जो बच्चेदानी की परत है। भ्रूण का वहीं पे जाके चिपकना और वहीं आगे पनपना, तो ये बहुत ज़रूरी होता है एक IVF की सफलता के लिए। तो इसीलिए 100% केसेस में हम नहीं कह सकते कि IVF सफल हो ही जाएगा, क्योंकि जो उनमें आपस का तालमेल है वो बहुत ज़रूरी है। सक्सेस रेट जो है IVF की हम बढ़ा सकते हैं अगर हम ब्लास्टोसिस्ट कल्चर करते हैं। जैसे जो भ्रूण है, एक होते हैं Day 3 वाले भ्रूण और दूसरे हैं Day 5 और Day 6 वाले। तो जो Day 5 Day 6 वाले जो भ्रूण हैं उसको हम ब्लास्टोसिस्ट कहते हैं, और जो एडवांस लेबोरेटरीज़ हैं वहाँ पे ब्लास्टोसिस्ट कल्चर किया जाता है। तो उससे जो भ्रूण है उसके गर्भाशय में रुकने की संभावना बहुत हद तक बढ़ जाती है और IVF की सक्सेस रेट भी बढ़ जाती है। अगर अंदर की परत में कोई दिक्कत है तो उसके लिए भी कुछ ऐसे बायोप्सीज हैं, कुछ टेस्ट हैं
जिससे हम देख सकते हैं कि उसको हम परत को कैसे हम बेहतर कर सकें, जिससे जो भ्रूण है वहाँ पे जाके चिपक जाए और आगे पनपता रहे। चलिए मैम, बहुत बढ़िया आपसे बातचीत करके लगा। और थोड़ा मैं आपके बारे में जानना चाहता हूँ, जो मैं अभी आपके बारे में पढ़ रहा था कि आपने लंदन में भी पढ़ाई की और आप उस समय उत्तर प्रदेश में एक तरह से देखा जाए तो राजधानी में मौजूद हैं। आपके पति भी एक नामी गिरामी डॉक्टर हैं, रायबरेली काफ़ी सालों से सेवा करते आए हैं वो, और अब आप भी आ रही हैं। एक महिला और एक चिकित्सक, दो जिम्मेदारी महिलाओं के कंधे पे होती है, घर को भी चलाना है और हॉस्पिटल भी चलाना है। कैसे सामंजस्य बना पाती है इनमें आप? देखिए, अकेले तो हर कोई सब कुछ नहीं कर सकता। इसमें जो है फैमिली का बहुत बड़ा सपोर्ट होता है। तो इसमें जैसे जो हमारे हस्बैंड हैं वो बहुत मदद करते हैं, जो बच्चे हैं वो बहुत कोऑपरेटिव हैं, और जो हमारे बड़े हैं घर के वो भी बहुत ज़्यादा प्रोत्साहित करते हैं। तो उनकी मदद से ही ये सब चीज़ें संभव हैं, वरना अकेले तो कोई कुछ भी नहीं कर सकता। तो इसी तरह से जो एक जो बनता है, उसी कोऑपरेशन की वजह से हम औरों की मदद कर सकते हैं। देखा जाए तो अमूमन क्या होता है कि सिर्फ विदेशों में लोग पढ़ाई करते हैं तो वापसी कम करते हैं, जो हम लोगों ने देखा है। जी। तो कैसे आपको लगा कि नहीं अपने देश में वापस चलना चाहिए? नहीं तो लोग एक उम्र के बाद वापस आते हैं कभी। हाँ, देखिए, हम लोग यहीं पे बड़े हुए हैं, तो भारत लौट के मतलब यहाँ की लोगों की, जनता की मदद करना और उनकी सेवा करना, यही हमारा लक्ष्य है कि वहाँ की जो पद्धति है और जो हमने वहाँ पे सीखा है उससे यहाँ के लोगों की मदद हम कर सकें। तो तभी हमारा जो भी हमने एजुकेशन अचीव की है और जो भी हमने पाया है वो सफल हो सकेगा। बहुत बढ़िया लगा बातचीत करके। और आप रायबरेली की भी अब सेवा करेंगे, लखनऊ में तो राजधानी में इस समय आप कर ही रही हैं। और मेरा ख्याल ये है कि काफ़ी सारे लोग जो हैं आपके आने के बाद से काफ़ी सारे लोगों को काफ़ी सहायता आपके द्वारा मिलेगी। और अभी आप निःशुल्क कैंप भी लगा रहे हैं, जैसा हमारी आपकी बातचीत हुई। आपको बहुत बहुत धन्यवाद और आगे के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं कि इसी तरह आप जनता की सेवा करती रहें, लोगों का भला करती रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थी डॉक्टर साहब जो हमारे साथ में खास तौर पे हमारे स्टूडियो में मौजूद थी। मैं आपको बताऊं कि रायबरेली के न्यू मॉडर्न केमिस्ट पुलिस लाइन में जो है डॉक्टर साहब गुरुवार को मौजूद रहेंगी। और आप अगर आपकी भी कोई समस्या है तो देखिए जाहिर सी बात है, बहुत सारे डॉक्टर्स जो हैं वो इस समय मौजूद हैं, लेकिन डॉक्टर साहब लखनऊ से आ रहे हैं और अभी इन्होंने बताया कि एक निःशुल्क कैंप भी लगाने वाली है। निःशुल्क कैंप पे आपको किसी भी तरह के पैसे को देने की जरूरत नहीं। आप जाइए, डॉक्टर साहब से बेहिचक मिलिए, मुलाकात करिए और अपनी समस्याओं को बताइए। S7 संवाद में फिर होगी आपसे अगले हफ्ते किसी और बड़ी हस्ती के साथ मुलाकात। नमस्कार।